छात्रों, क्लास 7th में हम लोगों ने पिछले क्लास में पूर्णांक चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर 4 में पढ़ चुका था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इस पूर्णांक इंटीजर्स का लास्ट चैप्टर 1.4 जो पिछले चैप्टर का जस्ट विपरीत क्रिया है उस पर हम लोग बात करेंगे। पिछले चैप्टर में 1.3 में हम लोगों ने देखा था वो गुणा की क्रिया ज़्यादा थी और इसमें विभाजन भाग की क्रिया है जो गुणा की जस्ट विपरीत क्रिया है। विभाजन या भाग ये गुणन की विपरीत क्रिया है। तो हम लोग आज इसी से संबंधित चैप्टर 1.4 देखते हैं और ये इस चैप्टर का बहुत ही इजीएस्ट ही चैप्टर है। हम लोग इजी वे में इसको भी कवर करेंगे और आज देखते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सरल है, सामान्य मजे से इसको समझे हम लोग और देखेंगे आसानी से बना पाएंगे, कहीं कोई हार्डनेस नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर ए पर हम लोग गौर करेंगे। -28 डिवाइडेड बाई 7 यही क्वेश्चन है। हम लोग कैसे इसको हल कर सकते हैं? -28 डिवाइडेड बाई 7 -28 को 7 से भाग देना है। प्रश्न को हमने आंसर में फिर से रिपीट किया और इसको फिर से एक बार दोहरा कर लिख लेते हैं और जो हम हल करने जा रहे हैं उसको बराबर चिन्ह के बाद इसको डालेंगे, सीधे आंसर नहीं करते हैं। -28 और भाग का मतलब हम लोग जानते हैं बटा लिखा जा सकता है, ठीक है। और अब देखेंगे यदि नीचे माइनस होता तो मानक रूप में नहीं होता तो हम लोग उसको ऊपर कर लेते और नीचे से हटाकर ऊपर माइनस करते। इसमें ऑलरेडी माइनस ऊपर है, नीचे प्लस चिन्ह है, इसलिए मानक रूप में है। और मानक रूप में चिन्ह तो है लेकिन ये लघुत्तम रूप में नहीं है। इसको हम लोग भाग देंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, लेकिन ये माइनस चिन्ह भी यहाँ आएगा। इस प्रकार इसका मान -4 बटा कुछ नहीं, एक का मतलब कुछ नहीं होता है। हर अंक के नीचे या हर चीज के नीचे बटा में यदि कुछ नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है, 1 अंडरस्टूड होता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। -4 आंसर। कहीं कोई कठिनाई? कितना आसान है। -28 को हमने 7 से भाग दिया है, भाग की जगह पर बटा का चिन्ह किया और फिर यदि ये कट जाता है तो काट के जो मान आता है उस मान को हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें सारे क्वेश्चन आसानी से इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का ई थोड़ा सा ब्रैकेट यूज हुआ है, सरलीकरण के नियम को ध्यान में रखेंगे तो ये भी आसानी से बनेगा। 15 डिवाइडेड बाई बड़ी कोष्ठ, फिर छोटी कोष्ठ में है -4 छोटी कोष्ठ बंद प्लस 3 बड़ी कोष्ठ बंद। हम लोग जानते हैं बॉडमास के तहत कि सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है। ब्रैकेट में भी छोटी कोष्ठ की क्रिया पहले होती है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ की और उसके बाद बड़ी कोष्ठ की। इसे मध्यम कोष्ठ नहीं दिया है, छोटी और बड़ी दिया है। तो हम लोग आंसर करते हैं। आंसर में मैंने कहा कि सीधे आंसर न करके हम लोग क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 3, छोटी कोष्ठ में -4 माइनस के चलते दिया हुआ है। अब इसको बराबर देकर लिखते हैं। 15 का 15 ज्यों का त्यों लिखें, डिवाइडेड बाई कोष्ठ की क्रिया पहले करेंगे तो माइनस, ये छोटी कोष्ठ में -4 है लेकिन ये कोष्ठ हटाते हैं तो ये -4 ज्यों का त्यों रहेगा, जिसके बाहर में कोई चिन्ह नहीं है। बाहर का चिन्ह होता तो उसके साथ ही गुणा करके माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता, या प्लस माइनस रहता तो माइनस रहता, तो ये सेम रह गया +3। अब एक कोष्ठ समाप्त हो गया, फिर बराबर देके नीचे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए -4 और +3, -4 क्रिया +3 के साथ होगी तो हमको पता है कि
कि प्लस माइनस क्या होता है, गुड, ये माइनस होता है, तो माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो -4 से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का चिन्ह क्या होगा, जिससे घटाए -1, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे 15 और डिवाइडेड बाय -1 नीचे लिखते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह नीचे है इसलिए इसको हम माइनस मानक रूप में करने के लिए ऊपर कर देते हैं, तो -15/1 यानी बटा 1 मतलब कुछ नहीं, यानी सीधा -15 आंसर। इस तरह से इसको हम हल करते हैं और आंसर की ओर पहुंचते हैं। तो छात्रों, ये क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग समाप्त कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, अब आप शेष क्वेश्चन बना सकते हैं इसी प्रकार से, बिल्कुल आप बना लेंगे और इसको होमवर्क में कवर करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति को भरिए यानी पूरा करिए। छात्रों, ऐसे क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सही सही आंसर करने का तरीका ये है कि हम उसके थीम को जानें, उसके तथ्य को समझें, उसमें क्या क्वेश्चन का डिमांड है उसको जब जान जाते हैं तो बिल्कुल हम एक्यूरेट आंसर कर पाते हैं। लेकिन यदि हम तथ्य को जाने बिना, उसकी मूल बातों को समझे बिना यदि आंसर करते हैं, रैंडमली आंसर करते हैं, तो वो आंसर 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो 10 गलत हो सकता है। लेकिन 10 क्वेश्चन समझ बूझ कर बनाते हैं, बिल्कुल उसके विषय और तथ्य को समझ के बनाते हैं, तो 10 में 10 सही होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। पहला, ये पहला क्वेश्चन को भी 8 डिनोट किया गया है, 18 भागा -2। अभी जो लोग पहला क्वेश्चन बनाए उसमें हल करके दिखाना था, इसमें हल करके नहीं दिखाना है, सीधे इसका मान क्या होगा ये भरने के लिए कह रहा है। इसको हम लोग खाली स्थान को बेहतर है कि हम लोग बॉक्स बना दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझने में असुविधा नहीं होगी। तो 18 में -2 से भाग देंगे, यानी क्वेश्चन जस्ट फर्स्ट में भी देख रहे थे कि -28 में 7 से भाग देने पर 4 आया था माइनस में, तो यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय -2 है, तो हम लोग इसको रफ में हल कर सकते हैं। 18 बटा -2, भागा मतलब बटा, और ये माइनस जस्ट क्वेश्चन में लास्ट में बताया ऊपर चला जाएगा, तो -18/2, 2 9 18 -9, तो -9 आ गया, यहाँ -9 हम लोग फिलअप कर देंगे, बिल्कुल सही। अब यदि कोई विद्यार्थी इसको 9 भर देता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसा कि हम लोग संख्या रेखा में जानते हैं कि 0 से इधर बढ़ते हैं 1 2 3 ये 9 तक, और ये -9 कहाँ है, -9 इधर है, ये दोनों के बीच में 18 का डिफरेंस है। ये केवल माइनस चिन्ह नहीं छूट रहा है, बिल्कुल -9 जो है वो 9 से 18 इकाई पीछे है, या +9 जो है वो -9 से 18 इकाई बड़ा है। तो हम लोग ऐसी भूल कभी ना करें कि माइनस कहीं छोड़ देंगे, कहीं माइनस डाल दें, कहीं डेसिमल डाल दें। जैसे हम देखिए यहाँ एक संख्या लिख रहे हैं 1 लाख, 1 लाख लिख दिए। अब यदि यहाँ गलती से एक बिंदु पड़ जाए, एक डॉट पड़ जाए, जिसको डेसिमल कहते हैं, बता सकते हैं ये कितना हो गया? इस सारे जीरो का मान समाप्त हो गया, इस सारे जीरो का वैल्यू समाप्त हो गया, और अभी बच गया 1 लाख कन्वर्ट हो गया 1 में। इसलिए गणित में दशमलव का, ये माइनस चिन्ह का, प्लस चिन्ह का, ये सब चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। थोड़ी सी चूक आपको एकाएक हनुमान को जैसी हो जाएगी और हम लोग धड़ाम से गिर जाएंगे। तो ऐसी गलतियों से हमें बचना है। अब क्वेश्चन इसका कोई भी लेंगे हम लोग बना सकते हैं। जैसे फिर हम क्वेश्चन चलते हैं इसमें एफ पर, 0 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू, ये तो हम लोग इजी वे में ऐसे भी जानते हैं, 0 में कोई चीज से भाग देंगे तो क्या बचेगा,
सपोज करिए इस टेबल पर मेरे पास 0 रुपया है और इसमें 99 लोग बांटने के लिए तैयार हैं कि हमें चाहिए, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं बांटने के लिए कुछ। तो 0 में कोई चीज से भाग देंगे, 99 लाख से भाग देंगे, 1 से भाग दे, 10 से भाग दे, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जे देखते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा है देखने में, तो हम लोग इसी को देखते हैं। जे में क्या कहता है? 8 इंटू 3 बड़ी पोस्ट में है, डिवाइडेड बाय -6 इंटू 2, -6 को छोटी पोस्ट में रखा है। हम लोग रफ में इसका हल करके इसका मान केवल यहाँ भर देना है। तो देख सकते हैं 8 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा? 24 भागा 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 इंटू 2 तो -12, और 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 2, ये माइनस चिन्ह ऊपर चला जाएगा, तो ये 12 दूना 24 -2। बिल्कुल सहज ढंग से बना सकते हैं। कहीं क्वेश्चन कठिन तो नहीं लग रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 में कहता है निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य, यानी सत्य और असत्य हमें लिखना है प्रत्येक प्रश्न में, जिसको हम लोग TF कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है। हम यदि इसको पूर्णांकों का भाग जान गए हैं, समझ गए हैं, तो चाहे वो रिक्त स्थानों को भरने वाला क्वेश्चन हो, सत्य सत्य हो या हल करने वाला हो, ये सभी क्वेश्चन सेम टाइप का है और इसको हम मान निकाल करके आंसर क्लियर कर सकते हैं। इसका ए में है -10 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू। ऐसे प्रश्न में हम लोग खूब गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे अन्यथा पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए -10 डिवाइडेड बाई 0 या 10 डिवाइडेड बाई 0 और 0 डिवाइडेड बाई 10, ये दो अलग चीज है। कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर यानी 10/0, इसको लोग क्या कहते हैं? सीधे 10 लिख देते हैं। अब बताइए 10 भागा 1 कितना होगा? ये भी 10 होगा। अब इसका मतलब 1 और 0 सेम चीज तो नहीं है, तो दोनों का मान सेम नहीं हो सकता है। 10 रुपया है और इसकी 0 हिस्सेदार है, यानी 10 रुपया टेबल पर रखा हुआ है और इसे बांटने वाला 0 मतलब कोई नहीं है। बताइए वो 10 रुपये का क्या होगा? 10 रुपया किसको मिल जाएगा? एक हिस्सेदार 10 रुपया है और उसका एक हिस्सेदार है, एक व्यक्ति के बीच में देना है तो 10 रुपया होगा। यानी 10 रुपया यदि पिता की संपत्ति है और उसका एक ही पुत्र है तो उसको 10 का 10 मिल जाएगा। लेकिन 10 रुपया पिता की संपत्ति है और 0 उसकी डिवाइडर है, उसकी भाग देने वाली संख्या 0 है, यानी उसकी बांटने वाला कोई नहीं है, तो ये कभी लास्ट ही नहीं करेगा। ये गलत आंसर है, इसको कहते हैं इनफिनिटिव, अनंत हो जाएगा ये। लेकिन 0 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0 रुपया है और 10 हिस्सेदार है, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, है ही नहीं कुछ बांटने के लिए। तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इनफिनिटिव या अनंत। हिंदी में इसे अनंत कहते हैं, जिसका कभी अंत ना हो। तो यहाँ -10 डिवाइडेड बाई 0, ये 0 होगा? सत्य है? नहीं है सत्य। ये क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, तब सही होगा। तो ये गलत है, इसको अनंत को अपरिभाषित भी लिखता है। अब इस तरह से देखिए, इसी में बी तुरंत देखिए, 0 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 0 में कोई भी चीज से भाग देंगे तो 0 होगा, यानी ये क्या है? सत्य है। इस तरह से सत्य सत्य कर लेंगे हम लोग। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? यदि सत्यापित करें, क्या करें?
सत्यापित करें। क्या करने हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ई डिवाइडेड बाय सी। यानी एक व्यंजक दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और उस समीकरण को प्रमाणित करना है, सत्यापित करके दिखाना है दिए गए मान के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे ए बराबर दिया हुआ है कुछ मान, कितना है 3, बी बराबर क्या है -2 और सी बराबर क्या है 4। तो सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, क्या करना है, ये देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी is not equal to a divided by b plus a divided by c। अब देखिए हम लोग इस मान को कैसे सत्यापित करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, ये पीछे जितने क्वेश्चन बनाए 1 से 3 तक, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, सब चीज संभव है और आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग इसको बाईं ओर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं LHS, और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं RHS, राइट हैंड साइड। LHS का मान निकाल लेते हैं, RHS का मान निकालते हैं, दोनों मान देखते हैं बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए। यदि बराबर नहीं आता, इधर आ जाता है मान ली 5, इधर आता है 7, तो ऑटोमेटिक बराबर नहीं हुआ। यदि ये बराबर कहता तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए था, अभी कह रहा है बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड डिफर मान आना चाहिए। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, A डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ब्रैकेट में। अब इसका मान लिखेंगे, A का मान 3 डिवाइडेड बाई बी का मान -2 प्लस सी का मान 4। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 4। इसको तो हल कर सकते हैं आराम से, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे भी थे, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और इसका चिन्ह क्या होगा प्लस, चूंकि प्लस से घटाए हैं तो अब ब्रैकेट भी समाप्त हो जाता है, और 3/2, इसका मतलब क्या हो गया 3/2। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब RHS को भी निकाल लें। RHS बराबर क्या है, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। तो इसको देखेंगे, A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई A का मान ऊपर दिया हुआ है 3, प्लस हम लोग कहां से ले रहे हैं डिवाइडेड बाई B का मान -2। इसको बड़ी कोष्ठ में डाल देंगे क्योंकि अंदर में -2 हो गया, प्लस A डिवाइडेड बाई A का मान 3 डिवाइडेड बाई C का मान 4। अब देखेंगे 3 डिवाइडेड बाई -2 यानी बटा -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और अब देखेंगे हम लोग इसका मान, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 3/2 मानक रूप में करते हैं तो प्लस 3/4। अब ये दोनों का भिन्न का जोड़ हम लोग माइनस हो जाएगा। अब 2 4 का लघुत्तम 4, 2 दूनी 4, 2 आया भागफल, और 2 को -3 से गुणा -6 प्लस 4 एकम 4, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो घटाएंगे 6 में से 3 जाएगा 3, और उसका चिन्ह क्या होगा जिससे घटाए -3/4। अब ये समीकरण 2 मान लें इसको। अब ये समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण 1 था। 1 में आया 3/2 और ये आया -3/4। क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 और 2 से
LHS बराबर नहीं है RHS। प्रूव्ड। ये हमारा सिद्ध हो गया। LHS मतलब A भागा B प्लस C बराबर नहीं है RHS मतलब A भागा B प्लस A भागा C। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को लगभग हल कर लेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन और भाषा में दिए हुए हैं, 5वां क्वेश्चन भी वैसा ही है, सत्यापित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6-7 को भी हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा कन्विंस हो ले तो आराम से बना सकते हैं। कोई दुकानदार, 7वां क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है और पुरानी स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल का हानि उठाता है। तो अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, उस अवधि में 45 कलम बेची, पता इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। तो इसको हम लोग मान लेंगे, x मान कर भी इसको हल कर सकते हैं और फिर इसको क्लियर करेंगे कि कितनी कलम बेचा जिसमें क्या लाभ हुआ और फिर कितनी पेंसिल बेचा उसमें कितनी हानि हुई और कुल मिलाकर उसे 5 रुपये की हानि उठाई है। तो इसको भी बना सकेंगे हम लोग। तो आज की इस कक्षा में छात्रों कुल क्वेश्चन 7 हैं और इन 7 प्रश्नों को हम लोग इस चैप्टर को यदि पूरा करते हैं तो हमारा इंटीजर्स पूर्णांक चैप्टर वो समाप्त हो जाता है। तो हम लोग एक रिव्यू के रूप में समझें। हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इधर देखा। 2 क्वेश्चन लैंग्वेज का है, उसको भी हल्का सा मैंने समझाया है और आप उसको देख के बना सकते हैं। तो हम लोग इसका आज ये रिव्यू कर लेते हैं कि एक एक प्रश्न, जो पहला क्वेश्चन क्या था, सीधे हल करना था। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, रिक्त स्थानों को भरना था, वो भी सेम टाइप पैटर्न में है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, वो सत्य असत्य हल करेंगे, सही होगा तो सत्य लिखेंगे, गलत होगा तो असत्य लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या था, प्रूफ करना था, सत्यापित करना था, जिसमें LHS और RHS 2 पोर्शन है, जो दिए गए मान को बैठा करके हम उसको साबित करेंगे कि इसका LHS RHS के बराबर है या नहीं है, जो दिया गया है उसके आधार पर। यदि नहीं कह रहा है तो नहीं साबित करना है कह रहा है बराबर तो बराबर साबित करना है, और लास्ट में LHS बराबर RHS नहीं है ये प्रूव्ड लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3, 5, 6, 7 है, उसको भी हम उसी पैटर्न पे इन 4 प्रश्नों के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे, वो बन सकेगा। तो हम लोग अब इसका होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ये सभी प्रश्नों को फिर से बना लेंगे। जब सभी प्रश्नों को आप खुद से बनाएंगे तब आपका ये चैप्टर खुद का हो जाएगा। गणित पढ़ने में काफ़ी आनंद मिलता है जब हम बार बार इसका री एंट्री प्रैक्टिस करते हैं, री एंट्री अभ्यास करेंगे तभी। अदरवाइज एक बार केवल मेरे बताने पर आप नोट करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। हम जो प्रश्न बताया जा रहा है उसको फिर से अपने से बनाना है। यस, तो हम लोग फिर से रिव्यू करते हुए आगे होमवर्क पर आए और होमवर्क में सभी प्रश्नों को फिर से बनाएंगे। और इसी के साथ इंटीजर्स का आज लास्ट क्लास था, लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग अगले दिन में पढ़ेंगे भिन्न, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन चैप्टर में जाने के पहले आज पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूर्णांक चैप्टर को कवर करने के लिए। और इसको हम बढ़िया से तैयार कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे। थैंक यू।